बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मेजरली जो है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का हमारे पास जो नेचर है वो फ्लूइड नेचर है। लिपिड की वजह से क्या होता है, इसमें फ्लूइडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कभी कभार फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है। और इसके साथ ही लिपिड्स जो हैं, प्रोटीन की जो लेटरल मूवमेंट होती है वो भी लिपिड्स की वजह से मुमकिन होती है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके मेन फंक्शंस की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन इसका आ जाता है सेल सिक्रीशन। इट हेल्प्स इन सेल सिक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करता है कि सेल कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है तो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। सेल सिक्रीशन के बाद इसमें इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी, मतलब ये इलास्टिक इन नेचर होती है। इस वजह से जो है ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके अलावा सेल डिवीज़न में भी इसका बड़ा रोल है। सेल डिवीज़न के बाद आ जाता है भाई कि ये इंट्रा सेलुलर जो जंक्शंस हैं, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो जंक्शन बनते हैं उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसकी फार्मेशन भी इंट्रा सेलुलर जंक्शन फार्मेशन। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ज़ाहिरी बात है, सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगी या सेल से बाहर कोई चीज़ निकलेगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी। ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह का है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी की नीड होती है। एटीपी इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एटीपी रिक्वायर नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हम अभी बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह की कुछ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप होती है। ये बीच में इसका हमने बना दिया ये प्रोटीन। फिर लिपिड की लेयर बना देते हैं आगे। यहाँ पर फिर हम बना देते हैं प्रोटीन।
फिर यहाँ पर आगे हम इस लेयर को थोड़ी सा बढ़ा देते हैं। ये अब अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट है तो वो बड़ी आसानी के साथ इसमें से हो सकता है डिफ्यूजन के ज़रिए। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ molecules along with the concentration gradient, मतलब जहाँ पर जो मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ से जहाँ पर वो मॉलिक्यूल कम है उसकी तरफ उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। इसी तरह अगर वाटर है H2O तो वो भी आसानी के साथ मतलब इससे गुज़र सकता है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पानी की जो डिफ्यूजन है इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, इस तरह से अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसपे चार्ज हो, पोलर मॉलिक्यूल, तो उसको जब लाएगा तो ये प्रोटीन क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा। कैरियर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो हैं उसको फैसिलिटेट करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके थ्रू आएंगे? इसमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आएंगे। एटीपी खर्च नहीं करेगा लेकिन फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से पोलर मॉलिक्यूल की एंट्री होगी। इसके अलावा अगर आयंस, सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गया, इनकी जब सेल के अंदर एंट्री होगी तो ये जो है कैरियर प्रोटीन इसका एटीपी यूज़ करेगा। आयंस की जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, इसको क्या किया जाएगा? आयंस की ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी इसी प्रोटीन के ज़रिए। लेकिन जब ये एटीपी यूज़ कराएगा तो ये ट्रांसपोर्ट जो है क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर सोडियम और पोटाशियम आयंस, ये क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट की और किस्म है जिसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगी? बल्क ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई चीज़ बल्क के अंदर, मतलब सेल के अंदर जा रही हो या बाहर निकल रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं। एक एंडोसाइटोसिस, मतलब इससे क्या निकलेगा? विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर एंट्री हो रही है, एंट्री इन द सेल। कोई चीज़ मतलब सेल के अंदर एंटर हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जो है, कोई चीज़ सेल के बाहर निकल रही है,
आउट। अच्छा, एंडोसाइटोसिस जो है हमारे पास, एंडोसाइटोसिस ये दो तरह का होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो है सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। मतलब सेल के अंदर कोई लिक्विड आ रहा है, वाटर आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो ये कौन सा प्रोसेस है? पिनोसाइटोसिस है। और अगर फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, फूड आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फेगोसाइटोसिस। अभी जाहिरी बात है, अब कुछ इस तरह से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, मॉलिक्यूल्स जब यहाँ आ जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इस तरह इन्वेजिनेट हो जाती है और इस तरह से पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है। फिर ये क्या करती है, ये मेसोसोम जो है ये इस तरह से ये यहाँ से कट जाता है, पिंच ऑफ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, वेजिकल बन जाता है। और इस तरह से ये फेगोसाइटोसिस कर लेता है। अगर ये वेजिकल इफ वेजिकल कंटेन्स वाटर तो इसे पिनोसोम कहेंगे। अगर इस वेजिकल के अंदर पानी हुआ तो इसको क्या कहेंगे? पिनोसोम। और अगर कोई फूड पार्टिकल्स हुए, इफ फूड पार्टिकल्स तो उसको हम फेगोसोम कहते हैं। अच्छा, इस तरह से सेल अगर कोई चीज़ खाता है तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ मतलब वो फिर क्या करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, एक्सक्रीशन भी होगी, कोई चीज़ बाहर भी निकालेगा। तो इसको जब बल्क में जब बाहर निकालता है तो इसको क्या कहा जाता है? मिसाल के तौर पर यहाँ से ये कुछ पार्टिकल्स वेस्ट जो है इधर आ जाता है, बाहर भी इसी तरीक़े कार जिस तरह ये करता है इसी तरह बाहर की तरफ भी इसको बाहर निकाल देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग कहते हैं, सेल वोमिटिंग प्रोसेस। जो वेस्ट होता है उसको जो निकालता है इसको क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग प्रोसेस, या इसको एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस या एफेजी भी कहा जाता है। ये थे कुछ फंक्शंस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। उम्मीद है आपको समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।